हम एक बार जीते हैं, एक बार मरते हैं और एक ना एक बार तो हम कोर्ट जाते ही है। तो हर इंसान अपनी लाइफ में एक बार तो कोर्ट जाता ही है, अपने डे टू डे लाइफ में हो रहे कई सारे प्रॉब्लम्स के कारण। लेकिन जैसे ही वो कोर्ट में एंटर करता है, इतने लंबे चौड़े प्रोसीडिंग्स को देखने के बाद वो बहुत कंफ्यूज हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम एक नॉर्मल इंसान को स्टेप बाय स्टेप सिविल प्रोसीडिंग्स समझाएंगे। और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो सीपीसी के ऑर्डर्स को सिंपल तरीके से कैसे लर्न किया जा सकता है, इसका ट्रिक भी बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सिविल कोर्ट में कोई भी प्रोसीडिंग आगे कैसे बढ़ती है, इसके बारे में सीपीसी यानी सिविल प्रोसीजर कोड बताता है। ये एक प्रोसीजरल लॉ है जिसमें 158 सेक्शंस और 51 ऑर्डर्स होते हैं। ऑर्डर सिंपली बताता है कि कोई भी केस कोर्ट में आगे कैसे बढ़ेगा। तो हम एक एक करके इन सभी ऑर्डर्स को और प्रोसीजर को समझेंगे। सीपीसी को हम एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। अब हर केस में दो पार्टीज तो होती ही है। तो मान लीजिए कि आप एक पार्टी हो जो किसी प्रॉब्लम के चलते कोर्ट में गए, तो आप क्या बन जाओगे? प्लेंटिफ। और जिसके खिलाफ आप कोर्ट में जाओगे वो बन जाएगा डिफेंडेंट। तो यही से शुरुआत होती है एक सिविल केस की। तो आप दोनों क्या बने? पार्टीज टू द सूट, ऑर्डर 1। अब आप सिविल कोर्ट में क्या लेकर जाओगे? सूट लेकर। तो यहां हम आ गए फ्रेमिंग ऑफ द सूट में, जो दिया गया है ऑर्डर 2 में। तो सूट का बेसिक मतलब होता है जब कोई एक पार्टी दूसरे पार्टी के खिलाफ कोर्ट जाकर लीगल एक्शन ले। तो ये तो हो गया फ्रेमिंग ऑफ द सूट। अब अगर आपको कोर्ट के प्रोसीजर्स निपटाने हैं तो क्या आप वो अकेले निपटा लोगे? नहीं, आपको कोई ना कोई लगेगा जो आपके बिहाफ में केस लड़ सके। तो यहाँ ज़रूरत पड़ेगी हमें प्लीडर्स या फिर वकील की। तो अब हम आ गए ऑर्डर 3 में। अब आपने वकील हायर कर लिया, तो ये जो वकील है ये आखिर करेंगे क्या? आपको क्या तकलीफ हुई कि आपको कोर्ट में जाना पड़ा? आपको कोर्ट से चाहिए क्या? ये सब आप अपने वकील को तो बताते ही हो, लेकिन कोर्ट को कैसे पता चलेगा? कोर्ट को पता चलेगा प्लेंट की मदद से। अब आप प्लेंट में खुद से कुछ भी लिखकर जमा तो नहीं कर सकते, तो आपका वकील आपके लिए प्लेंट बनाकर कोर्ट में जमा करेगा और सूट को इंस्टीट्यूट करेगा। तो ये हो गया इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, ऑर्डर 4। तो सूट इंस्टीट्यूशन के बाद अब आपका काम तो निपट गया, यानी प्लेंटिफ का काम निपट जाएगा। लेकिन डिफेंडेंट को तो नहीं पता ना कि उसके खिलाफ कोई सूट फाइल भी हुआ है। तो तब बारी आएगी समन्स की। तो कोर्ट उस डिफेंडेंट को समन्स भेजेगा। तो यहाँ आ गया इशू एंड सर्विस ऑफ समन्स, ऑर्डर 5। तो अब डिफेंडेंट को भी पता चल गया समन्स की मदद से कि उसके खिलाफ कोर्ट में केस फाइल हुआ है। तो अब प्लेंटिफ ने अपना प्लेंट तो कोर्ट में जमा कर दिया, लेकिन इसके बदले में डिफेंडेंट को भी तो कुछ रिप्लाई देना पड़ेगा, जिसे हम रिटन स्टेटमेंट बोलते हैं। अब अगर ये दोनों पार्टीज, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट, पूरी राम कहानी लिखकर प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट कोर्ट में जमा करते हैं तो इससे कोर्ट का टाइम बहुत वेस्ट होगा। इसलिए हम बनाते हैं प्लीडिंग्स, यानी कि ऑर्डर 6। तो प्लीडिंग्स में सिर्फ रेलेवेंट फैक्ट्स ही दिए जाते हैं और ये इंक्लूड करता है प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट। तो पहले जमा किया जाएगा प्लीडिंग्स ऑफ द प्लेंटिफ यानी प्लेंट, फिर जमा किया जाएगा प्लीडिंग्स ऑफ द डिफेंडेंट यानी कि रिटन स्टेटमेंट, ऑर्डर 7 एंड ऑर्डर 8। अब ये सारे लिखा पढ़ी तो हो गई, जिसमें प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट आपने वकील की मदद से कोर्ट में जमा कर दी। तो कोर्ट ने जो समन्स डिफेंडेंट को भेजा था, तो अब वो बोलेगा कि आप खुद आओ इस पेशी की तारीख में और अपना पॉइंट बताओ। तो ये हो जाएगा अपीयरेंस ऑफ द पार्टीज एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन अपीयरेंस, ऑर्डर 9। तो अपीयर होने के बाद कोर्ट का पहला सवाल पार्टी से ये होगा कि भाई जो एलिगेशंस आपने अपने प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट में एक दूसरे के खिलाफ लगाए हैं, क्या आप उसे एडमिट करते हो या फिर डिनाई? तो ये बना एग्जामिनेशन ऑफ द पार्टीज बाय द कोर्ट, ऑर्डर 10। तो एग्जामिनेशन के कंटिन्यूएंस में ही बारी आती है ऑर्डर 11, 12 और 13 की। तो इसमें कोर्ट ऑलरेडी प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट की मदद से पार्टीज को तो सुन चुका होता है, लेकिन उसे इश्यूज भी फ्रेम करने होते हैं और केस को डेप्थ में समझना भी होता है। तो क्या सिर्फ पार्टीज को सुनना काफ़ी है? नहीं, कोर्ट को और भी फर्दर इंफॉर्मेशन और फैक्ट्स लगेंगे, जिसके लिए वो डिफेंडेंट से और भी ज़्यादा सवाल पूछेगा और इसके साथ ही डॉक्यूमेंट्स मंगवाएगा। तो यहाँ आता है ऑर्डर 11, 12 और 13।
जो डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन और दूसरी चीज़ों से डील करता है। अब पार्टीज को एग्जामिन करने के बाद और इन तीनों ऑर्डर्स के तहत फर्दर इंफॉर्मेशन ढूंढने के बाद कोर्ट को केस का काफ़ी नॉलेज हो चुका रहता है, तो वो अब इश्यूज फ्रेम करेगा। इश्यूज वो क्वेश्चंस ऑफ फैक्ट या लॉ है जिसे एक पार्टी अग्री करती है और दूसरी डिनाई। तो ये फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज दिया गया है ऑर्डर 14 और 15 में। अब कोर्ट ने पार्टीज को एग्जामिन कर लिया, फर्दर फैक्ट्स ढूंढ लिया, इश्यूज भी फ्रेम कर लिए, तो अब बचा कौन? विटनेस। तो अब बारी आएगी विटनेसेस की। तो बिल्कुल जैसे कोर्ट डिफेंडेंट्स को बुलाने के लिए समन्स भेजता था, वैसे ही अब विटनेसेस को बुलवाने के लिए कोर्ट समन भेजेगा। तो यहाँ आ गया ऑर्डर 16। तो विटनेसेस भी आ गए। अब कोर्ट का पूरा ध्यान शिफ्ट हो जाएगा हियरिंग पर, यानी कि पेशी। तो कोर्ट में पेशी की तारीख तो निकाली ही जाती है। अगर कोई पार्टी किसी पेशी की डेट पे ना आ पाए तो वो तारीख कोर्ट आगे भी बढ़ा देता है। तो अब हम आ गए ऑर्डर 17, 18 और 19 पर। ये ऑर्डर्स हियरिंग से जुड़े हुए हैं। तो इतने लंबे चौड़े प्रोसीजर के बाद अगर आप या डिफेंडेंट या फिर आपका विटनेस कोर्ट में नहीं आ पाया तो कोर्ट उस दिन के हियरिंग को एडजर्न कर देगा। तो यहाँ आ जाता है ऑर्डर 17 यानी एडजर्नमेंट। अब कोर्ट जो भी डेट हियरिंग के लिए आगे फाइनल करेगा उस डेट पर पार्टीज का आना ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ आ जाता है ऑर्डर 18 और विटनेसेस को भी जो समन्स भेजे गए थे तो विटनेसेस को भी उस दिन पेशी की तारीख पे आना ही पड़ेगा। तो ऑर्डर 18 हो गया हियरिंग ऑफ द सूट एंड एग्जामिनेशन ऑफ द विटनेसेस। तो विटनेसेस कोर्ट में आकर एग्जामिन भी किए जाएंगे। तो हर हियरिंग में हो रहे एग्जामिनेशन या फिर फैक्ट्स को प्रूव करने के लिए पार्टीज कोर्ट में एफिडेविट भी फाइल कर सकती है। तो यहाँ आ जाएगा ऑर्डर 19 जो बात करता है एफिडेविट्स की। तो पूरा हियरिंग प्रोसीजर हो जाने के बाद फाइनली कोर्ट में बारी आती है जजमेंट पास करने की। तो आ जाता है ऑर्डर 20 जो जजमेंट और डिक्री की बात करता है। डिक्री पार्टीज की राइट्स बताते हैं और जजमेंट एक स्टेटमेंट होता है जो इस डिक्री के ही बेसिस पर एक जज बनाता है। वहीं ऑर्डर 21 इसी डिक्री या फिर ऑर्डर्स की एग्जीक्यूशन की बात करता है। तो ऑर्डर 21 हो गया एग्जीक्यूशन ऑफ द डिक्री एंड ऑर्डर्स। तो इस एग्जाम्पल की मदद से सीपीसी के 21 ऑर्डर्स को पढ़ना कितना सिंपल हो गया ना। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही और कई सारे वीडियोस बनाएं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे बाकी कोर्सेज की जानकारी के लिए भी आप learn.phonology.in पर विजिट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय।